हिंद साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। तो आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाली सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वरावली रजाखानी गत की है। रजाखानी गत की स्वरावली को पहचानना है आपको, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है जी। डा डिर 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 डा र डा र डा। ठीक है जी। तो ये आपका है रजाखानी गत की स्वरावली। ठीक है। व्याख्या इसका देख लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, डा डिर 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 डा र डा, ये स्वरावली रजाखानी गत की है। देखिए, रजाखानी गत गुलाम रजा ने इसके आविष्कार किया था। तराना आदि के आधार पर मध्य लय द्रुत लय की गतें बनाई गई। ठीक है जी। इन गतों में मिजराब के बोल निश्चित नहीं होते तथा न ही इनको प्रारंभ करने का कोई निश्चित स्थान होता है। ठीक है। रजाखानी गत को द्रुत लय में गाया जाता है। आधुनिक कलाकार उन्हें मस्जिद खानी और रजाखानी की अपेक्षा विलंबित गत तथा द्रुत गत कहना अधिक उचित मानते हैं। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, आपको सुमेलित करना है इसमें। तो सुमेलित करना है तो इसमें देख लीजिए आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए, इसमें लिख रहा है, देखिए, महबूब खान। महबूब खान किससे संबंधित हैं? तो महबूब खान, देखिए, महबूब खान का संबंध है कौन से घराना? महबूब खान का है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महबूब खान का अतरौली घराना। ठीक है जी, अतरौली घराना। ठीक है। और खादिम हुसैन खान, इनका घराना क्या है? तो खादिम हुसैन खान का घराना है आगरा घराना। ठीक है जी, ये आगरा घराने के हैं। और निसार हुसैन खां, इनका घराना क्या है? तो इनका घराना है सहसवान घराना। ठीक है। और अमन अली खान का घराना है भिंडी बाजार घराना। ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 3, उसके बाद आपका 4, उसके बाद आपका हो गया 2, उसके बाद इसका 1 हो गया। ठीक है। तो 3 4 2 1 कहाँ है? तो आपका है बी में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसमें देखिए पूछा है, इसमें भी सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित करना है तो मस्जिद खान, मस्जिद खान का जो मस्जिद खान जी हैं, इनका कौन सा वाद्य यंत्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा मस्जिद खान जी सितार बजाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको आमिर खान जी क्या बजाते हैं? तो आमिर खान का वाद्य यंत्र का नाम है सरोद। आमिर खान जी सरोद बजाते हैं। दाबिर खान जी क्या बजाते हैं? तो दाबिर खान बजाते हैं आपका बीन बजाते हैं। ठीक है। उसके बाद बुंदू खान क्या बजाते हैं? तो सारंगी। ठीक है जी। तो बुंदू खान सारंगी बजाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद आपका हो जाएगा 2, उसके बाद 1। 4 3 2 1 कहाँ है? तो 4 3 2 1 ए में है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल 4 नंबर पूछा जा रहा है, सही क्रम को चुनिए। तो सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम कौन सा है जी? तो सही क्रम देखिए, गुलाम अब्बास, उसके बाद फयाज खान, उसके बाद जो है आपका डी जोशी। ठीक है। तो इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। सही व्याख्या पढ़िए इसकी, गुलाम अब्बास फयाज खान डी जोशी। फयाज खान, देखिए इसमें आपको देखा जाएगा, फयाज खान, इनका जन्म देखिए 1886 में हुआ, सिकंदराबाद आगरा में हुआ था। इनके पिता सफदर हुसैन खां थे। फयाज खां संगीत की शिक्षा गुलाम अब्बास खां से सीखा। संगीत गायन में ये ख्याल, ध्रुपद और ठुमरी गाया करते थे। ठीक है। इनको प्रसिद्ध पुरस्कार कौन कौन मिला? तो ज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। उसके बाद आफ्ताब ए मौसीकी से सम्मानित किया गया इनको। इन्हें इन्हें इनकी मृत्यु देखिए, इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1950 को हुई थी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक नहीं है? तो सरोद वादक इसमें देखिए, इलियास खान सरोद वादक नहीं है, जबकि बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खान और उमर खान ये सरोद बजाते हैं। इलियास खान नहीं बजाते हैं। ठीक है। देखिए, इलियास खान सरोद वादक नहीं है। बुद्धदेव दास, देखिए बुद्धदेव दास
गुप्ता अमजद अली खान उमर खान सरोद वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान, देखिए इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ और आपको जो है कि ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता उस्ताद हाफिज अली खान थे, विख्यात सरोद वादक थे। ठीक है, इनके पितामह ने रबाब को वर्तमान सरोद में परिणत किया है। 1970 में इनको यूनेस्को अवार्ड तथा 1971 में द्वितीय एशियाई रोस्टम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1975 में देखिए 1975 में भारत सरकार ने पद्मश्री से इनको सम्मानित किया था। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कथन और कारण दिया है तो आपको इसमें पढ़ना। देखिए कथन क्या दिया है, कथन दिया है मारवा एक संधि प्रकाश राग है। देखिए मारवा एक संधि प्रकाश राग है, मारवा एक संधि प्रकाश राग है। देखिए और उसके बाद आपको देखिए ये सही है, मारवा संधि प्रकाश राग है और मारवा में रे कोमल और धा शुद्ध लगता है। देखिए मारवा जो होता है मारवा थाट से उत्पन्न है और मारवा में ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र और बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो देखिए रे कोमल कहा रहा है और धा शुद्ध, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही थे। देखिए ए हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही। ठीक है, व्याख्या इसका आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल इसमें है कि मिस्त्री सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है। मिस्त्री सिंह जो होते हैं, मिस्त्री सिंह जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो रुद्र वीणा वादक थे। ठीक है जी, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है मिस्त्री सिंह रुद्र वीणा वादक, मिस्त्री सिंह रुद्र वीणा वादक हैं। ठीक है, इसमें लिख रहा है रुद्र वीणा, इस वीणा को बीन भी कहा जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा टुकड़ा हुआ स्ट्रिंग उपकरण है। ठीक है जी, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में खेला जाने वाला बीड़ा का प्रमुख प्रकार है। इसमें लकड़ी बांस से बने लंबे ट्यूबर के शरीर होते जो लंबाई में 54 से 62 इंच लंबे होते हैं। रुद्र बीड़ा में 4 मुख्य तार और चिकारी तार होते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्याण थाट से नहीं है। कल्याण थाट से नहीं है तो आप देख लीजिए, कल्याण थाट की बात करें तो देखिए इसमें मध्यम तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है जी, तो श्याम कल्याण कल्याण थाट से उत्पन्न है, शुद्ध कल्याण भी कल्याण से उत्पन्न है और केदार भी आपका कल्याण से उत्पन्न है, लेकिन बिहाग जो होता है बिलावल थाट से उत्पन्न होता है जिसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। लिखा गया है बिहाग कल्याण थाट का न होकर बिलावल थाट से उत्पन्न होता है, बिहाग राग बिलावल थाट का है। जाति इसकी क्या होती है, तो जाति इसकी आडव संपूर्ण है, वादी स्वर गंधार संवादी निषाद है, इसके आरोह में ऋषभ और दैवत वर्जित होता है, इसलिए इसके आरोह की जाति औडव होती है। और न्यास का स्वर गंधार पंचम और निषाद होता है और गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कौन सा लोकगीत बंगाल का नहीं है, तो बंगाल का देखिए सारी गान बंगाल का है, झूमर गान जो है बंगाल का है, जारी गान बंगाल का है, लेकिन बिहू बंगाल का नहीं है। ठीक है जी, बिहू देखिए बिहार का है। ठीक है, बिहू असम बिहार का होता है। इसमें पढ़ लीजिए, इसमें पढ़िए व्याख्या। व्याख्या में लिख रहा है बिहू बंगाल का नहीं, यह असम का लोकगीत है। बंगाल का लोकगीत गंभीरा है, कीर्तन है, मनरसिया है, सारी गान है, झूमुर है, झूमुर गान, जारी गान है, बाउल है। असम का देखिए बिहू नाग नृत्य है, नट पूजा है, झूमुरा है, बिहुआ है, महारास चौगम्बी है, कली गोपाल है, बोई साजू आदि ये सभी असम के लोकगीत हैं। ठीक है जी, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल में लिखा जा रहा है, पूछा गया अगला सवाल में कि भारतीय संगीत में विचित्र बीड़ा वाद्य की शुरुआत किसने किया था। विचित्र बीड़ा का वादन जो है किसने शुरू किया, तो विचित्र बीड़ा आप जानते हैं तत्व वाद्य यंत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल अजीज खान। ठीक है जी, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। भारतीय संगीत में विचित्र बीड़ा वाद्य की शुरुआत अब्दुल अजीज खान ने किया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इनायत खान के शिष्य कौन थे। इनायत खान के शिष्य का नाम बताना है आपको, तो सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र किशोर राय चौधरी। ठीक है जी, वीरेंद्र किशोर राय चौधरी, आंसर डी सही है।
व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा जा रहा है, इनायत खान के शिष्य वीरेंद्र किशोर राय चौधरी थे। देखिए, इनायत खान सूफी पंथ के विख्यात गायक और बीड़ा वादक थे। इनायत खान, इनका जो है कार्य समय जो है 1882 से लेकर 1927। इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था। देखिए, इनके पिता रहमत खान थे। बाबा प्रोफेसर मौला बख्श भी विख्यात संगीतज्ञ थे। इनायत खान उत्तर व दक्षिण दोनों ही शैली में पारंगत थे। वे एक उत्तम कविता व संगीत शास्त्री भी थे। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी प्रज्ञानंद द्वारा लिखी गई है। प्रज्ञानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। प्रज्ञानंद द्वारा लिखा गया द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है जी, आंसर बी सही है। व्याख्या पढ़िए। स्वामी प्रज्ञानंद द्वारा लिखित पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक है। ठीक है जी। ओ गोस्वामी द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक लिखे हैं। सर सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक लिखे हैं। द म्यूजिक ऑफ इंडियन ओ गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा है, राग तरंगिणी में राग के वर्गीकरण के संबंध में कितने मेल बताए गए हैं। कितने मेल हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 12। आपको कमेंट करके बताना है कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा गया, देखिए व्याख्या में लिखा गया है कि राग तरंगिणी में राग के वर्गीकरण में 12 मेल बताए गए हैं। राग तरंगिणी 15वीं शताब्दी में लिखा गया और लोचन कवि इसके लेखक हैं। देखिए, 12 जनक थाटों में विभाजित किया गया है इनके द्वारा। इन्होंने 12 थाट भैरवी, तोड़ी, गौरी, केदार, ईमन, सारंग, मेघ, धनाश्री, पूर्वी, मुखारी, दीपक व कर्नाट तथा 12 थाटों से 75 जन्य राग बताए हैं लोचन कवि। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। चतुस्र जाति त्रिपुट ताल किसके समकक्ष हैं। चतुस्र जाति त्रिपुट ताल किसके समकक्ष हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा कहरवा। कहरवा। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। इसमें व्याख्या में लिखा गया, देखिए व्याख्या में लिख रहे हैं, चतुस्र जाति त्रिपुट ताल कहरवा ताल के समकक्ष है। त्रिपुट ताल 8 मात्रे की ताल है। ताल चिन्ह 100 है। कहरवा देखिए ताल 8 मात्रे की है। 2 विभाग होते हैं, मात्रा पर ताली 1 मात्रा पर ताली तथा 5वां मात्रा पर खाली होता है। इस ताल में पेशकारा, कायदा, टुकड़ा, परन आदि बजाया जाता है। इसके ठेका के बोल देख लीजिए। ठेका का बोल है, धागे नती नकदी न। ठीक है जी। पहले मात्रा पर ताली और 5वें पर खाली। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है जी। ये सही नहीं है। पुरिया जो है सोहनी के संप्रकृति है। देश जो है तिलक कामोद की संप्रकृति है। केदार जो है कामोद की संप्रकृति है, जबकि मारवा बरवा के नहीं। ठीक है। देखिए सवाल इसका दिया गया है, इसकी व्याख्या में देखिए, मारवा और बरवा राग सुमेलित नहीं है। मारवा थाट का राग है। जाति इसकी साडो है। वादी कोमल ऋषभ और संवादी कोमल धैवत है। न्यास के स्वर कोमल ऋषभ कोमल धैवत है। इसके आरोह में पंचम स्वर को छोड़ देते हैं। गायन समय दिन का अंतिम प्रहर है और संप्रकृति राग इसका है पुरिया और सोहनी। बरवा की बात करें तो काफी थाट का राग है। काफी थाट का राग है, आप जानते हैं, काफी में गंधार और निषाद कोमल लगता है। ठीक है जी। जाति इसकी साडो संपूर्ण है। वादी कोमल ऋषभ है और संवादी पंचम है। गायन समय दिन का दूसरा पहर है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कुआड़ लय का लयकारी है। तो आड़ कुआड़ बियाड़ आप जानते हैं। तो आप देखिए कुआड़ में जो होता है 5/4, मतलब सवा गुण कहते हैं इसको। तो 5/4 देखिए आपको यहाँ है, मतलब 5 मात्रा को आप 4 में बोलते हैं। ठीक है। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। कुआड़ की लयकारी 5/4 है। सवा गुण कहते हैं इसको। आप 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ पे और 1 नीचे 4। ये देखिए 1.1/4 लय को कुआड़ी लय कहते हैं। इसमें हर मात्रा में 5 मात्राएं ली जाती है, अर्थात कुआड़ लय में 4 मात्राएं में
5 मात्राएं बोली जाती है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कौन सा राग कल्याण का प्रकार नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा जी? गोरख कल्याण। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए, इसमें व्याख्या पढ़िए। गोरख कल्याण कल्याण थाट का राग नहीं है। देखिए, गोरख कल्याण खमाज थाट का राग है और खमाज में कोमल निषाद लगता है और बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। देखिए, जाति इसकी साडव है, वादी मध्यम है, संवादी इसका षड्ज है। ठीक है जी, गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है। इस राग का कल्याण थाट से कोई संबंध नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में किराना घराना से संबंधित कलाकार का नाम बताइए। तो इसमें किराना घराने से संबंधित कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुरेश बाबू माने। व्याख्या पढ़ लीजिए। देखिए, किराना घराने से संबंधित कलाकार सुरेश बाबू माने हैं। ठीक है, किराना घराना देखिए अब्दुल करीम खान और वहीद खान इस घराने के सबसे प्रसिद्ध गायक हुए। इसी परंपरा में रोशन आरा बेगम, हीराबाई बड़ोदकर, गंगूबाई हंगल प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। वर्तमान में भारत रत्न 2008 में मिला था भीमसेन जोशी भी किराने घराने से हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। कथन और कारण दिया गया है, तो कथन और कारण इसमें पढ़ना है आपको। तो देखिए, सूर सिंगार वाद्य यंत्र की शुरुआत जाफर खान द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल सही है, सूर सिंगार वाद्य यंत्र की शुरुआत जाफर खान द्वारा की गई थी, सही है। जाफर खान रबाब बजाना नहीं जानते थे, तो ये गलत है जी। जाफर खान रबाब बजाना नहीं जानते थे, ये गलत है। ठीक है, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, यहाँ पे भी कथन कारण दिया गया है। अब देखिए इसको, देखिए आप यहाँ पे लिख रहा है कि उस्ताद मुश्ताक अली खान जयपुर के सेनिया घराने से हैं। देखिए, तो अब ये तो सही है बिल्कुल, उस्ताद मुश्ताक अली खान जयपुर सेनिया घराने से हैं, सही है। उस्ताद मुश्ताक अली खान जयपुर से में रहते थे, ये गलत है। ठीक है जी, घराने से थे लेकिन जयपुर में नहीं रहते थे। ठीक है, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध आलिया फतू क्या थे? तो प्रसिद्ध आलिया फतू, देखिए प्रसिद्ध आलिया फतू अली बख्श खान और फतेह अली खान प्रसिद्ध आलिया फतू थे। प्रसिद्ध आलिया फतू कौन कौन थे? तो अली बख्श खान और फतेह अली खान। ठीक है, पढ़ लीजिए इसकी। अली बख्श खान और फतेह अली खान ये थे आपका प्रसिद्ध आलिया फतू। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित स्वरावली किस राग से संबंधित है? किस राग से संबंधित है? तो देख लीजिए, स्वरावली है म प ग म ध प ग म प ग म रे सा। ठीक है जी, तो ये सही स्वरावली है राग कामोद का। ठीक है जी, राग कामोद आप बताइए कौन से थाट से उत्पन्न है? तो राग कामोद जो है कल्याण थाट का राग है। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। म प, इसमें देखिए तीव्र मध्यम लगा है, म प ग म ध प ग म प ग म रे सा। कामोद राग की स्वरावली है। ठीक है, कामोद राग कल्याण थाट से उत्पन्न है। जाति इसकी वक्र संपूर्ण है और वादी पंचम है, संवादी ऋषभ है, न्यास के स्वर है षडज ऋषभ पंचम। गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है। सम प्रकृति राग इसका राग हमीर है। बड़े गुलाम अली खान के पिता का नाम बताइए। तो बड़े गुलाम अली खान के पिता जी का नाम क्या है जी? तो अली बख्श खान। ठीक है जी, तो बड़े गुलाम अली खान जो है पटियाला घराने से थे, आप जानते हैं। इसकी व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए बड़े गुलाम अली खान के पिता अली बख्श खान थे। बड़े गुलाम अली खान का जन्म 2 अप्रैल 1902 से 23 अप्रैल 1967 में लाहौर के निकट कसूस नामक स्थान पर पाकिस्तान में हुआ था। ये पटियाला घराने के कलाकार थे। असाधारण संगीत प्रतिभा व सुमधुर कंठ स्वर के अधिकारी थे। आरंभ में सारंगी बजाते थे, बाद में उच्च कोटि के गायक कलाकार बने। इनको भारत सरकार के द्वारा 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि सुदर्शनाचार्य शास्त्री किनके शिष्य थे? सुदर्शनाचार्य शास्त्री किनके शिष्य थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा अमृत सेन के। ठीक है जी, अमृत सेन। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है सुदर्शनाचार्य
अमृत सेन के शिष्य थे। ठीक है। इनायत खान सूफी पंथ के विख्यात गायक व बीड़ा वादक। इनायत खान पठान, देखिए 1882 से 1927 तक इनका काल है। तो इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था। देखिए इनके पिता रहमत खान व बाबा प्रोफेसर मैला बख्श भी विख्यात संगीतज्ञ थे। इनायत खान उत्तरी दक्षिणी दोनों संगीत में पारंगत हासिल किए थे। देखिए संगीत के साथ साथ इन्हें शिक्षा प्राप्त करने में भी रुचि थी तथा ये एक उत्तम कवि संगीतज्ञ शास्त्री थे। इन्होंने संगीत की कई ग्रंथों की रचनाएं की है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं कि सितार में 3 तुम्ब का प्रयोग कौन करते थे। सितार में 3 तुम्ब का प्रयोग कौन करते थे, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अमृत सेन। ठीक है जी, अमृत सेन। व्याख्या पढ़ लीजिए। सितार में 3 तुम्ब का प्रयोग अमृत सेन करते थे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि पश्चिम का कौन सा नोटेशन सिस्टम, पश्चिम का कौन सा नोटेशन सिस्टम हिंदुस्तानी संगीत के नोटेशन सिस्टम के समान है, तो सही उत्तर हो जाएगा सोल्फा नोटेशन। क्या जी, सोल्फा नोटेशन। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है पश्चिम संगीत का सोल्फा नोटेशन हिंदुस्तानी संगीत के नोटेशन के समान है। सोल्फा स्वरावली प्रसिद्ध सोल्फा स्वरावली प्रसिद्ध इस पद्धति के अंतर्गत स्वरों के नाम डोरे मी फा सोल ला सी। ठीक है जी, सारे ग म प ध नि सा। भारतीय संगीत में सा रे ग म प ध नि, अर्थात नी को आप सी कहते थे और ध को ला कहते थे, सा को डो कहते थे, रे को रे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको याद करना चाहिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है राग नंद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस श्रेणी के अंतर्गत रागनंद आता है, तो सही उत्तर हो जाएगा संकीर्ण राग है, राग संकीर्ण है रागनंद। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। रागनंद संकीर्ण राग की श्रेणी में आता है। राग नंद कल्याण थाट से उत्पन्न है, जाति इसकी साडो संपूर्ण है, वादी षडज है, संवादी इसका पंचम है। देखिए आरोह में इसके ऋषभ को वर्जित करते हैं, न्यास का स्वर है षडज पंचम, गायन समय रात्रि का दूसरा पहर। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कौन से महान संगीतकार पंडित गिरिजा शंकर चक्रवर्ती के शिष्य थे। महान संगीतकार गिरिजा शंकर चक्रवर्ती के शिष्य कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा एस.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन। ठीक है जी, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। महान संगीतकार पंडित गिरिजा शंकर चक्रवर्ती के शिष्य एस.डी. बर्मन थे। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस पहलू में इसकी महिमा की अभिव्यक्ति है। ठीक है जी, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सेक्युलरिटी, सेक्युलरिटी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस पहलू में इसकी महिमा की अभिव्यक्ति है, तो सेक्युलरिटी। ठीक है जी, सेक्युलरिटी। व्याख्या पढ़ लीजिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत की महिमा की अभिव्यक्ति सेक्युलरिटी में की गई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी विद्या ओपेरा का पर्याय है, कौन सी विद्या ओपेरा का पर्याय है, तो सही उत्तर हो जाएगा बैले, बैले। ठीक है जी, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। ओपेरा का पर्याय बैले है। देखिए कथन और कारण पढ़िए, तो कथन और कारण हम इसमें पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, कथन में लिख रहे हैं कि एक अच्छे संगीतकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रोपोर्शन, सिमेट्री, हार्मनी, बैलेंसिंग, वैरायटी, स्टेबिलिटी, इंट्रिकेसी और इमोशनल वैल्यू का ज्ञान होने पर ही संगीत की रचना करे। ये बिल्कुल गलत है, ये सभी ज्ञान उसको होना चाहिए। कह रहा है इन सबका ज्ञान नहीं रखने वाला संगीतज्ञ भी संगीतकार बन सकता है, तो ये भी गलत है। ठीक है जी, तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ए और आर दोनों गलत किस में दिया है, ए और आर दोनों गलत है, आपको सी में दिया है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने थाट प्रचलित हैं, तो आपको पता है कि 10 थाट हैं। देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, आप तो जानते हैं इसको। देखिए भातखंडे जी 10 थाटों का जो है प्रचलन किए थे। देखिए हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से 10 थाटों का ही प्रचलन है।
थाट देखिए, प्राचीन समय से ही रागों को वर्गीकृत करने की प्रथा चली आ रही थी। रागों को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत किया गया है, जैसे जाति के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण, मेल या थाट के आधार पर। साधारण बोलचाल की भाषा में थाट का अर्थ होता है ढांचा तैयार करके मकान बनाना। हिंदुस्तानी संगीत में रागों की आवश्यकता के अनुसार थाटों की संख्या घटती बढ़ती रही, परंतु थाट पद्धति को व्यवस्थित करने का कार्य पंडित भातखंडे जी ने किया था। तथा गणित के आधार पर 32 थाट माने थे, और 32 थाटों में से केवल 10 थाट ही प्रमुख माने गए। बिलावल, कल्याण, खमाज, मारवा, भैरव, काफी, भैरवी, असावरी, पूर्वी, तोड़ी। ठीक है जी, तो ये 10 प्रमुख थाट माने गए हैं। कमेंट करके बताइए वेंकट मक्खी जी कितने थाट माने हैं। ठीक है जी, इसमें लिख रहा है, सवाल पूछा गया है कि म नी प नी म प गामा नी प गामा रेसा मग म प स्वरावली किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये स्वरावली? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सुहा कान्हड़ा राग से। ठीक है जी, राग सुहा कान्हड़ा। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए, म नी प नी म प ग म नी प ग म रेसा म ग म प स्वरावली सुहा कान्हड़ा राग से संबंधित है। देखिए, सुहा कान्हड़ा जो है काफी थाट से उत्पन्न है, जिसमें गंधार निषाद कोमल लगते हैं। जाति इसकी आडव संपूर्ण है, वादी मध्यम है और संवादी षडज है। गायन समय दिन का दूसरा पहर है। इस नायकी कान्हड़ा काफी थाट का राग है। जाति इसकी साडो साडव है, वादी मध्यम संवादी षडज है, और गायन समय मध्य रात्रि है। ठीक है जी, अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि जयजयवंती किस श्रेणी का राग है? जयजयवंती किस श्रेणी का राग है? तो परमेल परवेशक राग है। ठीक है जी, परमेल परवेशक राग होता है जयजयवंती। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में जयजयवंती परमेल परवेशक राग की श्रेणी में आता है। देखिए, जयजयवंती राग खमाज थाट का राग है। जाति संपूर्ण है, वादी ऋषभ है, संवादी पंचम है। न्यास के स्वर षडज ऋषभ और पंचम है। गायन समय इसका है रात्रि का प्रथम पहर। संप्रकृति राग है, राग देश। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, 10 मात्रा के ताल किसके एक आवर्तन में 6 बार धिन का प्रयोग किया गया है? 6 बार धिन का प्रयोग किया गया है, 10 मात्रा के ताल है इसके आवर्तन में। तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर हो जाएगा झपताल। ठीक है जी, झपताल। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, 10 मात्रा की ताल झपताल में 6 बार धिन का प्रयोग किया गया है। झपताल 10 मात्रा की ताल है, 4 विभाग होते हैं। 1, 3, 8 मात्रा पर ताली होती है, 6ठी मात्रा पर खाली। इसके ठेका का बोल है धीना धिन धीना, तीना धिन धीना। तो 2 बार धिन यहाँ, 2 बार धिन यहाँ, और 1 बार धिन यहाँ। तो 3, 5 बार, और 1 इसको भी मानते हैं। तो आपको कितना होगा जी? नहीं, लास्ट में 1 बार क्या होगा? धिन आ जाएगा, तो आपका 6 बार हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि किस राग में बागेश्री और रागेश्री दोनों रागों का प्रयोग किया जाता है? किस राग में बागेश्री और रागेश्री दोनों रागों का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मालगुंजी, राग मालगुंजी में। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। बागेश्री और रागेश्री दोनों रागों का मिश्रण मालगुंजी राग है। मालगुंजी राग काफी थाट का राग है। जाति इसकी साडव संपूर्ण है, वादी मध्यम संवादी षडज। इसके आरोह में पंचम वर्जित होता है। न्यास के स्वर है षडज, मध्यम और गंधार। गायन समय है रात्रि का दूसरा पहर। संप्रकृति राग है, राग बागेश्री। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि नाट्य शास्त्र में कितने श्लोकों का उल्लेख है? तो 4726, 4726 नाट्य शास्त्र में श्लोक है। देखिए, नाट्य शास्त्र में 4726 श्लोकों का उल्लेख है। देखिए, नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया है। 200 से 400 ईस्वी पूर्व में इसकी रचना हुई। 36 अध्याय है इसमें। इसके अंतिम अध्यायों 28 से लेकर 33 तक पूर्णतः संगीत से संबंधित है। इसमें 22 श्रुतियाँ, 7 शुद्ध स्वरों का वर्णन किया गया है। विकृत स्वरों के अंतर्गत भरत ने 2 विकृत स्वर माने, अंतर्गंधार और काकली निषाद। ठीक है जी, इसके अतिरिक्त भरत ने शारणा का वर्णन किया है। 2 ग्राम, 14 मूर्छनाएं, 18 प्रकार की जातियां का वर्णन किया गया है। भरत ने 4 गीतियां, रस तथा चित्रा, मत, कोकिला आदि वीणाओं का भी वर्णन किया है।
अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सारंगी वादक थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बिंदु खान। बिंदु खान सारंगी वादक थे। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं कि बुद्धू खान सारंगी वादक थे। उस्ताद उस्ताद बद्दू खान जो है 1880 से लेकर 1955 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान एक सारंगी खिलाड़ी या वादक थे। देखिए, ये पटियाला घराने से संबंधित है। बुंदू खान भी एक संगीत सिद्धांतवादी या संगीतकार थे। संगीत पर इनकी पुस्तक उर्दू में जौहर ए मौसीकी, जिसे हिंदी में संगीत विवेक दर्पण के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। तबला के बीट, स्ट्रेस और कैडेंसेस को दर्शाने वाली कतिपय आवर्तन धुन क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा नगमा। ठीक है जी, नगमा। आंसर क्या हो गया? नगमा। नगमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तबला के बीट, स्ट्रेस और कैडेंसेस को दर्शाने वाली कतिपय आवर्तन धुन को नगमा कहते हैं। 40 नंबर सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 40 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से किस तत्व ने संगीत की निबद्ध और अनिबद्ध विद्या के बीच विभाजन रेखा खींचा है। कौन सा संगीत जो है, किस संगीत ने निबद्ध और अनिबद्ध गीत को जो है डिवाइड करने का काम किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ताल। ताल के द्वारा आप निबद्ध या अनिबद्ध संगीत में वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब जो ताल में बधा है उसको निबद्ध और जो ताल में नहीं बधा उसको अनिबद्ध कहते हैं। व्याख्या इसमें पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं कि संगीत के निबद्ध और अनिबद्ध विद्या के बीच विभाजन रेखा ताल ने खींचा है। भरत मुनि के अनुसार संगीत में काल नापने के साधन को ताल कहते हैं। बिना ताल के संगीत अधूरा है। ताल के बिना स्वरों का आनंद हृदय में उल्लास का सृजन नहीं करते हैं। ताल के 10 प्राण होते हैं। पहला काल, क्रिया, कला, मार्ग, अंग, यत, प्रस्तार, ग्रह, लय और जाति। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपका नौकरी जरूर लगने वाला है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।